हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। देखिए, इससे पहले का जो प्रीवियस कंटेंट है रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, वहाँ का किस तरह का अपार्थाइड का स्ट्रगल था, क्या इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हेडिंग से पता चल रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, क्या हमें ज़रूरत है, एंड व्हाट टू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है। अच्छा, द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। अब यहाँ बात हो रही है ऑपरेसर की, यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखें तो वहाँ पे ऑपरेसर वाइट रिजीम था और ऑपरेस्ड कौन हुए थे, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन के जो नेटिव पीपल थे वो ऑपरेस्ड हुए थे। तो किस तरह से उन्होंने जब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची तो उन्होंने एक न्यू डेमोक्रेसी के द्वारा इसको पूरे प्लानिंग के थ्रू सोचा कि किस आगे चल के हम सब मिलजुल के इक्वल वे में रहेंगे, यानी इक्वलिटी को प्रमोट किया। इसके बाद देखिए, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपने फ़ोन की सेटिंग 144p पे कर लिया करिए और अपनी बुक अगर आपके पास है तो बुक को ओपन करा के करके रखा करिए, जिससे मैं लाइन टू लाइन रीड करती जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। तो आप ऑडियो केयरफुली सुनते रहिए, जिससे इससे क्या होगा, इससे आपका जो डेटा है वो काफ़ी हद तक आपका सेव रहेगा, आपका इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर। अच्छा, ये दोनों के लिए ईजी तरीका नहीं था, इतना आसान नहीं कह सकते थे कि वो एक दूसरे पे विश्वास कर लें, क्योंकि जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या अपार्थाइड के सिस्टम के अंतर्गत एक इतना बड़ा भेदभाव जब उनके साथ हुआ था, ब्लैक पीपल के साथ, साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल के साथ, तो हो सकता, अब जाहिर सी बात है कि जब उनका राज आ रहा है तो काफ़ी डर का माहौल वाइटिज्म के लिए भी था। तो इतना आसान नहीं था कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें। अच्छा, दे हैड देयर फियर्स, उसके साथ ही उनके आपस अपने खुद के कुछ डर भी थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और उनका मेन मोटिव ये भी था कि वो अपने अपने हितों की सुरक्षा करें। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब हित, सेफगार्ड मतलब सुरक्षा करें। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो ब्लैक मेजोरिटी थी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो अगर संख्या पॉपुलेशन वाइज देखें तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और वाइट रिजिम देखें तो वो माइनॉरिटी में थे। तो ब्लैक मेजोरिटी ने एक चीज़ तो बहुत इंश्योर कर ली थी, कंफर्म कर ली थी कि जो भी वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बनाने वाले हैं उसमें उसमें वो मेजोरिटी रूल को किसी भी हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने हित की रक्षा करना चाहता था। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। इसके साथ ही वो सब्सटेंशियल कुछ और, ठीक है, सब्सटेंशियल मतलब और भी तरह के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। और इसके साथ ही देखिए, ब्लैक मेजोरिटी ये सारी चीज़ें चाहता था कि वो अपने मेजोरिटी रूल को किसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंतर्गत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसके अलावा जो बाकी और चीज़ें होती हैं, जो उन्हें राइट्स पहले अपार्थाइड सिस्टम में नहीं मिले, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिले, तो वो अब वो चाहते हैं। इसके साथ ही देखिए, वाइट माइनॉरिटी, क्योंकि दोनों ब्लैक मेजोरिटी और वाइट माइनॉरिटी मिलजुल के एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे अपनी कंट्री के लिए, तो वाइट माइनॉरिटी भी चाहते थे कि उनके जो प्रिविलेजेस हैं, जो स्पेशल राइट्स उन्हें मिले हुए थे, वो प्रोटेक्ट हो, उनकी सुरक्षा हो, और उनकी जो संपत्ति है वो उनसे छीनी ना जाए, वो संपत्ति भी उनके पास रहने दिया जाए। तो इसके बाद देखिए, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, यानी नेगोशिएशन मतलब काफ़ी लंबी बातचीत के बाद, कॉम्प्रोमाइज़ेस के बाद, बातचीत के बाद जो दोनों पार्टीज़ थीं, यानी जो ब्लैक मेजॉरिटी और जो वाइट रिजिम माइनॉरिटी थी, वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एग्री हो गई। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल, और देखिए वाइट्स जो थे वो किस प्रिंसिपल पे एग्री हो गए, वो इस प्रिंसिपल पे एग्री हो गए कि जो मेजॉरिटी रूल जो वो चाहते थे ब्लैक पीपल अपनी कंट्री में, उसके लिए वो वाइट रिजिम जो था वो एग्री हो गया। और इसके साथ ही वो इस बात पे भी एग्री हो गया कि 1 पर्सन 1 वोट, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के टाइम, अपार्थाइड सिस्टम के टाइम, राइट टू वोट जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका को, उनको नहीं था। तो अब वो वाइट रिजिम इस बात पे एग्री हो गई है कि अब ठीक है, मेजोरिटी का जो रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करने के लिए तैयार है। साथ ही 1 पर्सन 1 वोट वाले सिस्टम के लिए भी वो एग्री हैं। अच्छा, इस बात पे भी वो एग्री हुए। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। वो इस बात पे भी एग्री हुए कि ठीक है, कुछ जो बेसिक राइट्स हैं वो गरीब लोगों को और वर्कर्स को देने चाहिए। इसके बाद देखिए, द ब्लैक्स एग्री दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट।
ठीक है, तो ब्लैक्स ने भी एग्री किया कि ठीक है, मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी सर्वोच्च या सुप्रीम नहीं होगा, यानी माइनॉरिटी को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। दे एग्री दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी थी वो भी एग्री हो गए कि वो वाइट माइनॉरिटी की कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति को छीनेंगे नहीं। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। अब याद रखने वाली बात है कि जो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज हुए वो ईजी नहीं थे। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हम वादे बहुत कर लेते हैं पर निभाना मुश्किल होता है, तो इसी तरह से जो ये कॉम्प्रोमाइज हुए थे तो क्या गारंटी है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किस तरह से होंगे। तो even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future। तो अब सोचने की बात यह है कि ठीक है, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी कर लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे, बट क्या आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हो कि फ्यूचर में वो इस विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है, द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाई। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप इस ट्रस्ट को, इस विश्वास को बिल्ड करना चाहते हो, मेंटेन करके रखना चाहते हो फ्यूचर में भी, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप रूल्स लिख दो। ठीक है, रिटन वे में लिख दो, क्योंकि जब रिटन में कोई चीज़ होती है तो आपके पास प्रूफ होता है और उसको हर एक नागरिक को, हर किसी को उस रूल रेगुलेशन को मानना होता है। ठीक है, अगर गेम्स के कोई रूल्स होते हैं तो खिलाड़ियों को वो मानने ही होते हैं। अच्छा, दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। तो इन रूल्स में एक चीज़ ये भी मेंशन की गई, ले डाउन मतलब मेंशन की गई कि किस तरह से फ्यूचर में जो रूलर्स होंगे, जो यहाँ पे रूल करेंगे, वो किस तरह से चुने जाएंगे। दीज रूल्स also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do। इसके साथ ही इन रूल्स में ये चीज़ भी मेंशन हुई, डेटरमाइन मतलब लिखी गई, इसको क्लेरिफाई कर दिया गया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होगी, जो चुनी हुई सरकार होगी, उसके पास शक्ति होगी कि वो क्या कर सकती है, और उसके साथ ये भी शक्ति उसको दी जाएगी, ये भी लिमिटेशंस भी लगाई जाएंगी कि वो क्या चीज़ें नहीं कर सकती है। इसके बाद देखिए फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो फाइनली देखिए तो इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे जो राइट्स होते हैं सिटीजन्स को, उनको डिसाइड करते हैं। दिस रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं ये तभी तक अच्छे तरीके से काम करते हैं जब कोई विजेता किसी रूल के द्वारा जीतने के बाद इन रूल्स को चेंज ना करें। ठीक है, अगर वो बहुत ईजिली इनको रूल्स को बदल देगा, नियम कानून को बदल देगा, तो फिर कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं होती। तो दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। तो यही एक चीज़ थी जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने करी। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वो कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री हुए। दे ऑल्सो एग्री दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, वो इस बात पे भी एग्री हुए कि ये जो रूल्स हैं वो सुप्रीम है, हर कोई इनका कहना मानेगा। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, कि कोई भी सरकार आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो इन रूल्स को इग्नोर नहीं करेगी, इनकी अनदेखी नहीं करेगी। और इस तरह के जो ये रूल्स लिखे गए, तो देखिए यही कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा भी है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये जो कुछ बेसिक रूल्स लिखे गए जिसके द्वारा गवर्नमेंट भी काम करती है और सिटीजन्स भी काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इन्हीं बेसिक रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपका 1 मार्क की डेफिनेशन ये बन गई। नेक्स्ट पैरा में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखा जाए तो काफ़ी हद तक यूनिक नहीं थी साउथ अफ्रीका के लिए। हर एक कंट्री में हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर एक कंट्री में देखिए हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं। देयर रिलेशनशिप में हैव बीन एज बैड एज डैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। तो उनके जो रिलेशनशिप्स अगर आप कंट्री वाइज देखेंगे दूसरी दूसरी कंट्री में, तो उनके रिश्ते भी आप अच्छे से अगर समझेंगे तो जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स और ब्लैक्स का रिश्ता था उससे भी कई हद तक आपको बहुत बुरे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कंट्रीज में। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इंटरेस्ट। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि वर्ल्ड में हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके ओपिनियन और इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक असमानता होती है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट। ठीक है, या चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स। और हर एक कंट्री चाहती है कि उनके वहाँ पे इस तरह के बेसिक रूल्स हों। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, और देखिए ये लिखा भी हुआ है कि ऐसा नहीं कि रूल्स सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एसोसिएशन अगर चाहे तो वो अपने कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को लिख सकती है और वो उनके लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनका संविधान हो जाता है। ठीक है, आप इसके बाद देखिए कि इट कुड बी क्लब इन योर एरिया। तो किस तरह के एसोसिएशन की बात हो सकती है, कह रहे हैं ये कोई भी क्लब हो सकता है आपके एरिया में जहाँ पे किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। कोई भी कोऑपरेटिव
सोसाइटी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो खुद के अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इट मीन्स वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद देखिए डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, तो हम कह सकते हैं अगर थोड़ी-सी और डेफिनिशन आपको इंक्रीज़ करनी है लेंथ को, तो आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का, वो सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है, ठीक है? लिखे हुए रूल्स होते हैं, जिसको हर एक नागरिक अपनाता है और मिल-जुल के उस कंट्री में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है, कानून होता है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप, किसके बीच के रिलेशनशिप को ये बताता है। पीपल जो वहाँ पे रहते हैं किसी भी टेरिटरी में, जिन्हें हम सिटीजन्स बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है जो रिलेशनशिप बताता है लोगों के खुद के बीच में, जो सिटीजन्स हैं, और इसके साथ ही किसका रिलेशनशिप, पीपल और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी और भी काम करता है, मैनी थिंग्स। सबसे पहले जो ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये करता है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है, जो कि बहुत नेसेसरी है, तरह तरह के लोग एक साथ मिलजुल के रहें। सेकेंड, ये क्या काम करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसको बनाया जाए, और हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और इसके साथ किसको शक्ति है कि कौन सी किसके पास शक्ति है कि कौन से डिसीजंस लेने हैं। और देखिए थर्ड क्या है पॉइंट, तो थर्ड है कि इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, ठीक है? तो ये देखिए ये भी मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की, किस हद तक वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि सरकार जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ जाती है, तो वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी मिसयूज़ भी करते हैं। तो इसलिए एक तरह की लिमिटेशन लगानी बहुत ज़रूरी है, किसकी पावर पे, शक्ति, पावर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसके साथ ही देखिए ये सिटीजन्स को, ठीक है, अब बात समझिएगा कि गवर्नमेंट पे एक पावर लगाती है, लिमिटेशंस लगाती है उसकी पावरों पे, शक्तियों पे, जिससे कि क्या होता है, आप कह सकते हो कि सिटीजन्स को अधिकार देके, फंडामेंटल राइट्स देके, वो गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशंस भी लगाती है, क्योंकि जब सिटीजन्स के पास उनके राइट्स होंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स होंगे, तो काफ़ी हद तक वो गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशन लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इसके साथ ही ये एक एक्सप्रेस करने का, आप कह सकते हो, मौका भी देते हैं लोगों को, ताकि वो अपने एस्पिरेशंस यानी अपनी इच्छाओं को बताएं, अपने डिज़ायर्स को बताएं कि वो किस तरह के एक ग्रेट और गुड सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छी समाज को बना के रखना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैरा में है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारे कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेटिक हो, बट जो भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक होती हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है, ठीक है? After the War of Independence against ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव themselves a constitution। तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो इंडिपेंडेंस हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अमेरिकन्स को वहाँ से अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। और आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने क्लास 9 में ही आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ भी देखिए रेवोल्यूशन के बाद ही जो फ्रेंच पीपल हैं उनको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। और सिंस देन इट हैज़, उन्होंने अप्रूव किया अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और तब से ही हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जहाँ पे प्रैक्टिस होती है डेमोक्रेसीज, तो उनके सबके पास अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कि क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या मीनिंग है, और किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। So thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.